अगर एक देश में लाखों लोग भूख से मर रहे हों, ऑन दैट टाइम उसी देश में अनाज भी मौजूद हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? भूखमरी, या इसे एक सिस्टम की बेहुदा नाकामी कहेंगे? हम बात करने वाले हैं बंगाल फेमिन 1943 की, एक ऐसी त्रासदी जिसमें 20 से 30 लाख लोग मारे गए। और सबसे डरावनी बात ये थी कि मरने वालों में बहुत सारे लोग भूख, महंगाई और सरकारी फैसलों की वजह से मरे। आज इस कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये अकाल शुरू कैसे हुआ, अचानक से भूख इतनी बड़ी क्यों बन गई, खाना तो था लेकिन फिर भी लोग क्यों मर गए, और आखिर जिम्मेदार कौन था। 1943 का बंगाल आज के बंगाल से बहुत बड़ा था। बंगाल की इकोनॉमी उस दौर में चावल की फसल पर टिकी थी। गांव में किसान थे, मछुआरे थे और खेत में काम करने वाले मजदूर थे। और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में मजदूरों की आबादी मौजूद थी। लेकिन 1943 कोई नॉर्मल साल नहीं था बंगाल के लिए। दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, और जब युद्ध चलता है तो सबसे पहले सप्लाई चेन टूटती है और फिर टूटता है एक गरीब इंसान। अब सवाल है कि क्या 1943 में बंगाल में खाने की कमी थी? तो जवाब थोड़ा ट्रिकी है। कई हिस्टोरियंस और इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि ये सिर्फ प्रोडक्शन कम होने की कहानी नहीं थी, ये खरीदने की ताकत खत्म होने की कहानी थी। यानी फूड बाजार में होगा तो, लेकिन अगर गरीब के पास खरीदने के पैसे ही नहीं होंगे तो उसके लिए ये खाना एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसी बात को मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने एक आसान कॉन्सेप्ट में समझाया, जिसका नाम है एंटाइटलमेंट फेलियर। यानी लोगों के पास खाना तो था लेकिन उस खाने को खरीदने की ताकत ही नहीं थी। अब चलते हैं इस घटना की टाइमलाइन में। 1942 में बंगाल में एक बड़ा साइक्लोन आता है और साथ ही धान की फसल पर बीमारी और नुकसान की रिपोर्ट्स भी आती हैं। इससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये पड़ा कि लोगों को लगने लगा कि अब अनाज कम होगा। और जब भी लोगों को लगता है कि कोई चीज कम होगी तो बाजार में जमाखोरी, रूमर्स, सामान की कीमतें बढ़ना और पैनिक बाइंग यानी हड़बड़ाहट में चीजें खरीदना ताकि भविष्य के लिए कम न रह जाएं। यहीं से फेमिन यानी अकाल की शुरुआत होती है। बंगाल फेमिन में लोग अचानक भूख से नहीं मरे, पहले उनके पैसे मरे, और जैसे ही पैसे मरे वैसे ही खाना उनके लिए अनरीचेबल हो गया, मतलब पहुंच से दूर। 1943 में चावल की कीमतें कई जगहों पर अचानक कई गुना बढ़ गई। जरा सोचिए, अगर आज आपकी रोज की रोटी की कीमत 10 रुपए की जगह 80 से 100 रुपए हो जाए तो आप कितने दिन सरवाइव कर पाएंगे? यही हुआ बंगाल में। गरीब मजदूर, किसान, मछुआरे सबसे पहले खत्म हुए। 1942 में जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया, और बर्मा उस समय ब्रिटिश इंडिया के लिए चावल का एक बड़ा सप्लाई सोर्स था। बर्मा से राइस इंपोर्ट्स कम हुए या लगभग टूट गए। इससे सप्लाई को एक बड़ा झटका लगा और बंगाल, जो राइस सेंसिटिव था, वहां पैनिक बढ़ गया। अब आता है इस ट्रेजेडी का सबसे डार्क चैप्टर। ब्रिटिश सरकार को डर था कि अगर जापान की सेना बंगाल की तरफ बढ़ी तो उन्हें लोकल रिसोर्सेज जैसे चावल, बोट्स, ट्रांसपोर्ट सप्लाई मिल सकते हैं। इसलिए एक पॉलिसी लागू की गई जिसे कई जगह बोट डिनायल पॉलिसी या राइस डिनायल रिमूवल पॉलिसी कहा जाता है। इसका मतलब था कि गांव में जो बोट्स थी उन्हें खत्म किया गया और ट्रांसपोर्ट सप्लाई को कमजोर किया गया। कई जगहों पर भोजन के मूवमेंट में भी समस्या पैदा हुई। जरा सोचिए, बंगाल जैसे इलाके में नाव सिर्फ नाव नहीं होती, वो एक रोड होती है, वो एक एम्बुलेंस होती है, एक नौकरी होती है,
एक पूरा जीवन होता है, और जब नाव ही चली गई तो लोगों की कमाई और सप्लाई दोनों टूट गई। कई अकाउंट्स बताते हैं कि कलकत्ता जैसे शहरों में लोगों को खाने की अवेलेबिलिटी थी, लेकिन गांव में लोग मर रहे थे और ये सब बहुत डिस्टर्बिंग था। लोग गांव छोड़कर कलकत्ता की तरफ निकले क्योंकि उन्हें लग रहा था शहर में कुछ मिल जाएगा, और जब लाखों लोग एक साथ निकलते हैं तो फिर फैलती हैं बीमारियां, हैजा, दस्त, मलेरिया, कमजोर शरीर और इन्फेक्शन, और फिर मौत। ये फेमिन, भूख, बीमारी, प्रशासन का कॉम्बिनेशन बन गया था। लोग पूछते हैं कि सरकार ने मदद क्यों नहीं की। दरअसल इसका कोई एक जवाब नहीं है, बल्कि ये कई सारे फैक्टर्स का जाल है, जैसे वॉर टाइम प्रायोरिटीज। जैसा कि पहले भी बताया कि 1942 से 45 के बीच दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, और उसी समय जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया, जो उस समय भारत के लिए चावल का एक बड़ा सोर्स था। अब ब्रिटिश सरकार के सामने प्रायोरिटीज बदल चुकी थी, लॉजिस्टिक्स टूट चुका था, प्राइसेस कंट्रोल फेल हो चुका था। कुछ जगह सरकार की तरफ से रिलीफ दिए गए, लेकिन बहुत देर से, और किसी भी अकाल में देरी होने का मतलब है मौत। अब बात करते हैं कि मौतें कितनी हुई। डेथ्स डेटा के ऑफिशियल और एकेडमिक एस्टिमेट्स अलग अलग हैं। बंगाल फेमिन में मरने वालों की ऑथेंटिक रेंज 20 से 30 लाख देखी गई, लेकिन सही डेटा निकालना मुश्किल है क्योंकि उस दौर में डेटा कलेक्शन कमजोर था। अब सवाल आता है, क्या ये होना ही था? अब वापस वीडियो पर आते हैं। इतिहास का सबसे खतरनाक झूठ क्या होता है? जो हुआ वो होना ही था। लेकिन बंगाल फेमिन में यही तो सवाल है, क्या ये होना ही था, या फिर पॉलिसी अलग होती, डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता, प्राइस कंट्रोल सही होता, रिलीफ समय पर आता, बोट्स और ट्रांसपोर्ट न तोड़े जाते, तो क्या लाखों लोग बच सकते थे? और यही वजह है कि बंगाल फेमिन सिर्फ भूख की कहानी नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग की कहानी है, ये पावर और प्रायोरिटीज की कहानी है, ये एक गरीब की कीमत की कहानी है।